देखो यहाँ पे ऐसा ग्रू दिया है ना, ये पार्टिकल यहाँ कहीं पर है, जैसे ही ये टर्न टेबल घूमने लगेगा पार्टिकल कहाँ जाएगा? वी ऑल्सो सॉल्व दिस इन द रोटेटिंग फ्रेम। हम भी वहां पे बैठ जाएंगे तो हमको पार्टिकल कैसे दिखेगा, कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ आपको फोर्स फील होगा। तो स्टेशनरी रहेगा ना उसके लिए। ग्रू तो स्टेशनरी, ग्रू तो अटैच्ड है, लेकिन पार्टिकल को ऐसे जाना पड़ेगा क्योंकि ये दो तो वॉल है ऐसे, ठीक है ना? जैसे आप गोल गोल घुमाओगे पार्टिकल तो बाहर फेंका जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। तो you being in the rotating frame, you will say that somebody is applying force on it, and that force is nothing but m omega square r, ठीक? But now this m omega square r is always opposite to the center as opposed to centripetal, ठीक? तो now particle is moving in this direction, so therefore we say that कि उसका एक component हम ले लेंगे कि cos थीटा वाला component अगर मैं ले लूँ तो because थीटा एंगल दिया हुआ है, so it will feel as if this acceleration is cos theta component of omega square r, है ना? थोड़ा सा ये कैलिब्रेटेड एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पे आप लोग अगर ये नहीं लेते तो ये इवन रोटेटिंग फ्रेम में भी ये सॉल्व नहीं होता। ग्राउंड फ्रेम में तो छोड़ ही दो, ग्राउंड फ्रेम में तो छोड़ ही दो, बात ही मत करो। क्यों बताओ ग्राउंड फ्रेम में? क्योंकि ये देखो ऐसे ऐसे घूमेगा राउंड, ये तो ग्रू भी घूमेगा, तो कुछ तो ऐसा पाथ आएगा। ग्राउंड फ्रेम में दिखेगा तो ये पार्टिकल का पाथ कैसा दिखेगा? क्योंकि पार्टिकल तो बाहर जा रहा है और घूम भी रहा है। यू सी दिस पाथ, सो द पॉइंट इज उसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस पाथ का फ्रॉम द सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो आर वेक्टर है वो कैसे घूम रहा है, दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन इज, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा उसका। सो ग्राउंड फ्रेम में आप भूल जाओ वो सब, लेकिन इवन इन द रोटेटिंग फ्रेम अगर ये कंपोनेंट नहीं होता, ये बात नहीं होती एल, तो हमें फिर कोरियोलिस कंपोनेंट भी लेना पड़ता। कहने का मतलब है कि ये छोटा सा बात है तो हम इसको कांस्टेंट ले सकते हैं ना, ये देखो कांस्टेंट ले लिया, जो भी एक्सेलरेशन था छोटे से टाइम के लिए, छोटे से लेंथ के लिए, वो कांस्टेंट ले लिया। अब मैं कांस्टेंट का इक्वेशन लगा सकता हूं, है ना? नहीं तो फिर ये अगर कांस्टेंट नहीं होता तो बोले सर आप क्या करते, तो फिर कोरियोलिस कंपोनेंट आता, तो वो आपको इतना तो क्लियर है कि नहीं है? बस इतना ही रखो। अभी थोड़ा सा आइडिया देता हूं अगर आपको चाहिए तो, कि एम ए नेट रोटेटिंग फ्रेम में जो भी फोर्सेस है वो लगाने पड़ते हैं। रोटेटिंग फ्रेम में एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है कोरियोलिस फोर्स और एक होता है नॉर्मल। रोटेटिंग फ्रेम में भी तो हमें नजर आने, जो भी फोर्स नजर आ रहा है वो लगाने पड़ेंगे। तो ये जो फोर्स है कोरियोलिस का, ये बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन इज वैनिश्ड। So we just say m net is equal to centrifugal force which is this one, ठीक है? अपने को वो सब छोड़ो, आपको तो इतना तो समझ में आएगा कि नहीं? ये तो अपने को आता है, टेबल फ्रेम में रख दिया, ए निकल आया, ए निकल आया तो एल निकल आया, खत्म, है ना? तो इस मतलब कहने का मतलब है कि रोटेटिंग फ्रेम में इसलिए बैठ जाते हैं ताकि बाहर बहुत सारी चीजें, रोटेटिंग फ्रेम में तो ये सीधा ही जा रहा है, कोई
कॉन्वोल्यूट या इनवॉल्यूट नहीं होने वाला। ठीक, चले आगे। एक ही लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया रोटेटिंग फ्रेम में। चलो, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन देगा ये, मतलब आप Particles do not मुझे तो मतलब friction को जब वो बैलेंस करके ऐसे स्टे करने लगता है। No force friction, frictional force. हाँ पूरा। एक काम करो, पहले मेरे लिए एक काम करो कि अगर ये स्ट्रिंग नहीं होती, सिंपल एक पार्टिकल के लिए क्या लगाते आप? कोई स्ट्रिंग नहीं, दूसरा पार्टिकल नहीं, सिंपल एक पार्टिकल के लिए आप कैसे सॉल्व करते हो उसको? वेयर विल द फ्रिक्शन एक्ट? हाँ, बट आप मोशन कहाँ हो रही है? लेट्स सी। तो कहने का मतलब है, अच्छा ओके, लेट्स सी इन अ सेंट्रीपिटल, मतलब रोटेटिंग फ्रेम में नहीं सॉल्व करते हम, तो हमारा एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ लगता, सिंपल पार्टिकल है, और एटी कहाँ लगता? अगर एटी था तो यही लगता टेंजेंट पे। अगर इस मोमेंट पे टेंजेंट यहाँ लगेगा, तो जो आपका नेट फोर्स है वो कहीं यहीं आएगा, है ना? ऐसा कुछ होगा तो फ्रिक्शन यहाँ पे ऐसे लगेगा, ऐसा वॉटेवर, अगर फोर्स यहाँ है, समझ, ऐसा। तो देयरफॉर मैं सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझाने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक पॉइंट पे यहाँ पे फ्रिक्शन कैसे निकालना है, पहले तो नेट फोर्स का आइडिया चले तो उसके बाद फ्रिक्शन पता चलता है हमें, है ना? अच्छा, अब क्या करो आप कि आप रोटेटिंग फ्रेम में हो, लेटस से, और ये स्ट्रिंग भी बंधी हुई है, दो पार्टिकल है ना? तो कुछ नहीं, पहले तो फ्रिक्शन हमें पता नहीं है ना, तो ऐसे केस में क्या करो कि फ्रिक्शन की एक डायरेक्शन ले लो, ठीक है? जो मैंने वन पार्टिकल की डायरेक्शन कैसे निकाली, वैसे ही इसी कोई एक डायरेक्शन लेके थीटा बोल के, अब ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे है। एनएलएम में कैसा था, या तो फ्रिक्शन आगे लगता था या तो पीछे लगता था। अब थोड़ा थोड़ा आगे ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा गैस वर्क करना पड़ेगा। तो अब प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, अगर ये एज्यूम कर लिया फ्रिक्शन तो फिर हो ही गया काम। ये रेडियल में आपको आ गया ना, आगे रेडियल में ट्रांसवर्स मतलब यही डायरेक्शन, टेंजेंशियल बोल दो। इसमें ठीक आया, एफ साइन थीटा आएगा, टी साइन 45 आएगा, और रेडियल पे cos रेडियस में टी का कॉस आएगा। आगे तो क्या करो, ये टू इक्वेशंस टू अननोन, टी देखो, टी तो मिल गया हमें, तो ये टी एफ साइन थीटा है, तो टी की जगह एफ साइन, मतलब कॉस 45 फॉर्चुनेटली एक ही वैल्यू है, मैक्सिमम ले लो, मैक्सिमम म्यू एम जी ले लो। देखो साइन 45 या कॉस 45 एफ साइन थीटा रख सकता हूँ कि नहीं मैं? तो मैंने ये इसकी जगह एफ साइन थीटा रख दिया, देखो मेरा ऐसा है कि f का sin थीटा प्लस f cos थीटा वो n ओमेगा स्क्वायर आ है, करेक्ट आ रहा है। बट उसको आगे प्रोसेस हाँ, ये जो है यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को, ये आपको नहीं पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये भी ऐसा ही है, इसमें ना ऐसा लिखो, ए कॉस थीटा ऐसा प्लस बी साइन थीटा, है ना? तो ये अब इसको अगर एक्सपांड करें, लेट अस से ये साइन ऑफ फाइव प्लस थीटा को आप कैसे लिखते हो? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस
बी, ऐसा है ना, ऐसा आएगा कि नहीं? तो देखो मुझे कॉस थीटा और साइन थीटा तो दिख गए, तो ये मेरा ए जो है वो ये है यहाँ पे, और बी जो है वो ये है ना। अब ये देखो ये सर ये क्या पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, ये आपको आएगा आगे, ये जो टेक्निक है एक फॉर्मूला रटनी होगी, एसएचएम में आएगा, एसी सर्किट में आएगा, वेव सुपरपोजिशन में आएगा, मॉड्यूलेशन में आएगा, सब जगह पे ये। तो ये आया कहाँ से? तो ऐसा ही है ये, तो इसको अब ये करो, नॉर्मलाइज करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे हम, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है ना। तो आर साइन फाई, इसको ना ए तो 1 है, इस फॉर्मूला में ए 1 है ना, इस फॉर्मूला जो बता रहा हूं मैं उसमें। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे ए 1 है, लेटर से यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। कैसे करते हो आप लोग? आर साइन फाई, साइन फाई है ना ये, और कॉस फाई है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग तो आर इज सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं? आर बाहर निकालिए तो इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना, तो ए और बी तो 1 है, इसलिए ये √2 आया है। जब वो स्टेप वहां पे आ रहा है तब आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 कर दो, तो a का वैल्यू ऑटोमेटिकली एक sin 45 ले लो और दूसरे को cos 45 ले लो, और sin a प्लस b के फॉर्मेट में डायरेक्टली आ जाएगा। वही एक ही, करेक्ट है तुमने, मतलब एक ही बात है वो, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे tan फाई भी निकालना रहेगा बाद में, tan फाई इज इक्वल टू a बाई बी। अभी तो ऐसा देखो मत, इसको क्या करो अभी, साइन ऑफ इसको तो एक्सपांड कर ही सकते हो कि नहीं आप लोग? तो इसको जब एक्सपांड करोगे तो आर साइन फाई को कॉमन निकाल लो, और आर क्या है अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करो तो थोड़ा, तुमने तो कर लिया ना, तुमने वही किया एसेंशियली। sin 45 प्लस थीटा लगाया है, आगे देखो। चलो दूसरी मेथड दिखाता हूँ, चलो मैं सोचता हूँ थोड़ा दूसरी आपके लिए। देखो सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, ये जो cos थीटा साइन थीटा, अगर ऐसा लिख दिया तो ये भी चलेगा कि नहीं? तो ये मेथड भी दिखी कि नहीं आप लोगों को? एक ही बात है वो। अब इसको स्क्वायर करोगे इस बंदे को, थीटा आ गया ना, वेरी गुड। चलो अब तो क्या ही बात है, अभी तो ये हो गया। अब F इक्वल टू म्यू एम जी होता है आपका मैक्सिमम। हाँ, अब क्या करो कि ये इक्वेट कर दिया। अच्छा, अब ये मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 45 होगा, ये तो पता ही हम लोगों को, मतलब 90 डिग्री रखना है साइन का। हाँ, अंडर रूट का अंडर रूट आ रहा है थोड़ा, तभी साइन 90 हो, मैक्सिमम लेना है हमें। स्कीडिंग है इसलिए मैक्सिमम कब होगा? जब sin का वैल्यू मैक्सिमम होगा। समझे कि नहीं, ये लॉजिक समझे कि नहीं आप लोग? ये मैक्सिमम चाहिए मुझे, ये टर्म। बोले क्यों मैक्सिमम चाहिए? क्योंकि तभी तो स्कीडिंग होगा। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है ये चीज? साइन 1 होगा तब, करेक्ट। और एफ तो तभी एफ इक्वल टू म्यू एम जी लगाओ, नहीं तो नहीं लगा सकते एफ इक्वल टू म्यू एम जी। चलेगा, चलेगा ये सब। देखो डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। ये दूसरा एक बात बताता हूँ, ये जो फॉर्मूला है ना, मैथ्स में एडवांस में पूछा गया है 2-3 बार। इसको अगर सिंपली एक्सप्लेन करना
तो आप एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट टू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली sin 45 आ जाएगा। पर t की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में डाल दो उस फर्स्ट इक्वेशन में, इसके भी हो जाएगा। टी की कौन सी वैल्यू? t को तो डालेगा f sin थीटा अपॉन sin 45 सेम है वहीं से तो यहाँ आ गए, पर यहाँ से फिर ये कैसे आया वो बात है। तो ये तो सिंपली a प्लस बी करके एक्सपांड करोगे ना, साइन a प्लस बी क्या होता है, उसमें कॉस थीटा प्लस वो दिख जाएगा आपको। सर हमें थीटा भी ढूंढना है सबसे पहले, तो ज्योमेट्री से जो हो रहा है थीटा नहीं ढूंढना है, 45 डिग्री में। थीटा ज्योमेट्री से कैसे, तो वही ढूंढना है ना। नहीं थीटा ढूंढना नहीं है, हमें ओमेगा मैक्स ढूंढना है, थीटा नहीं ढूंढना है। और ज्योमेट्री से थीटा कैसे ढूंढ लिया तुमने? हाँ, थीटा तो पता नहीं था हमें। पता नहीं था पर याद है 47। सर वो उसने कैसे करा था, हम्म। अगर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के कंपोनेंट को एक्सटेंड करें थोड़ा तो वो 90 बना रहा है। नहीं एक टेंजेंट ड्रॉ कर ऐसा एक ऐसा हाँ, और मतलब जो आपने उधर ड्रॉ किया ना वो पूरा करो ना एक बार पैरेलल। ऐसा। हाँ तो आर के साथ पैरेलल होगा नीचे। तो यही तो किया, एक रेडियल बैलेंस किया है, एक टेंजेंशियल बैलेंस किया है। ऐसा बोल रहे हैं कि ऑल्टरनेट इंटीग्रल है लेके 45 हाँ। अच्छा ये बोल रहे हो, ओके। ये 45, हाँ वो 45 वो भी वो 45, वो वाला बाद में दोनों पैरेलल है तो ये थीटा तुम्हारा थीटा आएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 आएगा। कैसे 45 आएगा? सर नीचे 90 है मतलब नहीं ये तुमने अज्यूम किया ना कि ये ऐसा 90 है। नहीं जो है ऐसा करना है ऐसा जो है तो ये 90 है ये नहीं नीचे उसके नीचे वो भी वाला हाँ ये ए ओ बी हाँ ए ओ बी 90 है। हम्म ऊपर हमें पता है कि 45 है एक एंगल, हम्म तो दूसरा एंगल भी 45 होगा। ठीक है। और और ये मतलब जो ई ओ ए और ऐसा जो बना है वो भी 45 होना चाहिए। ज्योमेट्री से ये निकलेगा नहीं, क्यों बताता हूँ तुम्हें। ये तो मैंने सिर्फ ड्रॉ किया है, एज्यूम डायरेक्शन है, ज्योमेट्री नहीं है ये। 45 नहीं रह सकती वो टॉप वाला भले 45 हो बट वो थीटा के साथ पूरा 90 है वो अज्यूम नहीं कर सकता। वही वो एज्यूम हुई, वो हमें पता ही नहीं है, वो एक जस्ट वो तभी निकलेगा जब मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा। मैक्सिमाइज तभी तो स्किडिंग हो रहा है, नहीं तो स्किडिंग क्यों हो रहा है? तो ऐसा हम ग्राफ से भी देखें फिर भी उनकी मैक्सिमम वैल्यू 45 डिग्री पर ही है। ग्राफ तो 45 डिग्री है। कौन सा ग्राफ? टाइम थीटा पर एडिशन करें तो नहीं अरे उस दिन अभिजीत सर ने बोला था साइन थीटा फोर कॉस थीटा नहीं बेटा, यहाँ पे हमें ये फ्रिक्शन मैक्सिमाइज करना है, इसके लिए इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। Why are you mixing two things together? लॉजिक थोड़ा सा समझो बेटा ध्यान से। अग्रीड, स्किडिंग क्या होगा। दूसरा अगर फिजिक्स देखना है यहाँ पे, तो सपोज करो कि ये एक दूसरे को स्ट्रिंग से नहीं बंधे होते, सपोज करो, तो क्या वैल्यू आती है आपको? तो टेंशन होता ही नहीं, तो क्या होता तब? तो करेक्ट, तो क्या होता? करेक्ट है, हाँ फिर क्या करते? लिमिटिंग कंडीशन की हम लोगों ने जब वो थीटा 0 होता ना हाँ तभी ओमेगा स्क्वायर को मैक्सिमम कर सकते हैं। हाँ क्योंकि कॉस को मैक्सिमाइज करना होगा। हाँ तो ये मतलब ये है कि ये जो √2 आया है वो इस टेंशन की वजह से आया है अल्टीमेटली, ऐसा कह सकते हैं ना, मतलब ज्यादा आया है तो स्ट्रक्चर दिया है उसको, तो ये जो ओमेगा है वो थोड़ा बढ़ा स्ट्रक्चर की वजह से, नहीं तो पार्टिकल पहले फिसल जाता। नहीं आप किसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हो तो स्ट्रक्चर स्ट्रेंदी बन जाता है ना, वैसे ये दो पार्टिकल को इस स्ट्रिंग ने सपोर्ट दिया तो इसलिए ये √2 आया, नहीं तो √2 आता ही नहीं।
नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, चलो क्या करते हैं आप लोग, सिंपल बोलो ना, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं आप लोग? तो म्यू एम जी लिख दो सीधा, संभाल कौन रहा है इसको? सिर्फ एफ लगा रहा है, देखो क्या हो रहा है, ये एम एम चला गया, ढूंढना क्या था हमें, बोलो, ओमेगा, तो ये हो गया ना म्यू जी बाय आर, देखो ये तो आसान था इसलिए, नहीं तो सपोज करो कि ये एक एटी भी होता, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो भी हम इसी तरह से कर लेते, तो हम क्या करते, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस ये जो क्या होता है अल्फा आर होता है, क्या होता है अल्फा आर ही तो होता है, अंडर रूट इज इक्वल टू ए नेट एक्सेलरेशन, तो उससे निकाल लेते हम लोग। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे आ गया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, समझे ना आप लोग? क्या होता है कि आपको पहला अगर इसका पता था कि ऐसा कुछ तो रिजल्ट आता है, तो √2 जो आया उसका मतलब क्वेश्चन में आता है कि ये क्या मतलब निकला, तो ये ऐसा मतलब है, चलो कोई नहीं, ये करो आप, ये तो आसान है। मैंने तुमने नोटिस किया, तुम पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ते नहीं हो, तुम पहले पूरा ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ना। एवरी क्वेश्चन फिर उसका फिजिक्स समझो कि अब होगा क्या, फ्रिक्शन लेस लिखा है, तुम भी ये भी नहीं पढ़ता है क्वेश्चन, आसान है ये, रोटेटिंग फ्रेम में हमें तो करना है सॉल्व, रोटेटिंग नहीं होता तो भी हो जाता ये। हाँ बना लो एफबीडी, कंबाइंड एफपीडी से नहीं चलेगा, कंबाइंड एफबीडी से नहीं चलेगा, क्योंकि नेट फोर्स हमें कितना है अंदर की, ये तो एक एंगल पे खींच रहा है ना, खींचा भले जा रहा, वो पुल हो रहा है कि नहीं, वो तो है बट मैं उसको टी ले नहीं सकता ना इसको, ये ऐसे टी लगा रहा है, ये तो एक एंगल है। हाँ नहीं, लेकिन हम तो सिर्फ फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन तो सीधा नीचे लग रहा है, बस तो फ्रिक्शन से बैलेंस कर दो इसको, ये तो अरे ये बताया है, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा टेढ़ा, तो स्ट्रिंग सीधा है, स्ट्रिंग सीधा है ऐसा, नहीं तो फिर थीटा लेना पड़ता, क्या मत वो नहीं, ये सीधा ले लो स्ट्रिंग, मतलब ऐसा समझ लो कि ये ब्लॉक, नीचे वाला ब्लॉक ऐसा है, इस पे ऐसी स्ट्रिंग लगी हुई है, और दूसरा वाला जो ब्लॉक है उस पे ऐसी स्ट्रिंग लगी हुई है, सीधी लगा सकते हैं ना ऐसे, ऐसा फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है पहले ये बताओ, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है दिखो मुझे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, टेंशन की बात नहीं है, वो जा कहाँ रहा है, जाना कहाँ चाहता है, नहीं नहीं समझे, चलो मैं समझा देता हूँ, ठीक है थोड़ा बहुत करेक्ट है, देखो ये हैवी है ये बंदा, तो हैवी बंदे के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा, बिकॉज इट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो इससे पहले ये बाहर जाएगा, इससे पहले ये बाहर जाएगा, अच्छा तो ये अगर बाहर जा रहा है तो ये टेबल उसके ऊपर कहाँ लगाएगा फ्रिक्शन,
इस तरफ लगाएगा, ये बाहर जा रहा है रिलेटिव मोशन। अच्छा, अब ये भी तो जा रहा है बाहर, लेकिन ये ज्यादा जा रहा है, तो समझे कि नहीं, ये इसके ऊपर इधर लगाएगा फोर्स। बट ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी इंसर्ट नहीं कर हम्म, ये ए बी पे नॉर्मल नहीं इंसर्ट करेगा। अरे फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन का फोर्स तो म्यू एम जी होता है, और नीचे तो इसका और इसका सम कर दो, टोटल आएगा नीचे, टोटल म्यू एम जी है वो, लेकिन टोटल एम लेना पड़ेगा नीचे, है ना। ये तो एनएलएम का बात है बस। जी साहब बोलो, क्वेश्चन पूछो। सर टर्न टेबल में एग्जैक्टली होता क्या है, मतलब अच्छा movement कैसे होती है? अच्छा, तो तुम्हें उसके लिए ना, वो जुआ नहीं होता, जुआ खेलने वाले ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है वो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको इसको देखो, ऐसे ऐसे घुमाओ इसको, और इसके ऊपर कोई एक चीज रखो, तो वो चीज के ऊपर ये टेबल अगर फ्रिक्शन है तो ही, ये कहाँ गया यार, चीज दिख नहीं रही मुझे। और ये उसका साइड व्यू दिया है सर। हाँ मतलब टॉप व्यू ऐसे दिखता है। देखो टॉप व्यू देना होता तो ऐसे होता, यूजुअली टॉप व्यू देता हूं मैं, विच इज करेक्ट, लेकिन ये एक ब्लॉक है जो ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है ना। अभी अगर गोल गोल घूमेगा ये टेबल, तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, उसकी इनर्शिया की वजह से यहाँ जाएगा, तो जो हैवी ब्लॉक है उसके ऊपर एम ओमेगा स्क्वायर ज्यादा लगेगा, और जो ऊपर वाला ब्लॉक है जो टॉप व्यू में दिखता नहीं है ना, वो तो थोड़ा कम जाएगा। तो अब रिलेटिव मोशन सेटअप हो गई दोनों के बीच। तो अब तुम्हें दिखा कि ये जो है, इसके नीचे जो टर्न टेबल उसको लगा रहा है वो टोटल एमजी, और ऊपर तो सिर्फ उसका यही बैठा हुआ है। एक आंसर आया है, कितना आया है, यही आया, अलग है, थोड़ा अलग है, मैंने टेंशन डी रहने दिया है, एलिमिनेट नहीं किया। लेकिन हमें तो ओमेगा चाहिए ना। ओमेगा का एक्सप्रेशन है, ओमेगा ही है, और उसमें टेंशन डी है, उसने एलिमिनेट किया है। नहीं, टेंशन जो ऐसा होता है ना कि जो जो दिया है ना, आपका आंसर जो है, जो दिया है उसी के टर्म में हो सकता है। वैसे निकालता है। दोनों का मास ऐड करके फ्रिक्शनल फोर्स को लगाता है। नीचे तो दोनों टॉप दोनों, ये तो आपका एनएलएम का मामला है, नीचे तो टोटल मास आएगा, तो नीचे इतना ही फ्रिक्शन लगेगा। करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें जो दिया है उसी में सारा, कोई बात नहीं, एलिमिनेट क्या ही करना है, ये टी को इधर प्लग इन करो। सर ऊपर वाले में एक ब्लॉक में 2f लगेगा। क्यों 2f लगेगा, उसके ऊपर f ही लगेगा, मतलब वो बाहर जाना चाहता है तो एक f उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जो एक f ही लोग, एक f दूसरा f नहीं, एक ही f लगेगा, अग्री। और वो f रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन क्या है, ये भी बाहर जा रहा है और ये, उसमें भी बाहर जा रहा है, तो बोलो रिलेटिव तो मोशन। दोनों अंदर डिसाइड होंगे। गुड पॉइंट, बट ये तुम्हारा थोड़ा सा अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत लगेगी। देखो चलो लो, बोले ये जा रहा है 10 की स्पीड से, ये जा रहा है 20 की स्पीड से, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, अगर इसको मैं स्टॉप कर दूं इसको, तो इसको लगेगा ये कितने की स्पीड से जा रहा है, हैं? 20 हाँ? अगर उसे स्टॉप कर देते तो इसको स्टॉप कर दूं तो इसको क्या लगेगा, ये कितने की स्पीड से जा रहा है, 20 गड़बड़ कर, हाँ करेक्ट पकड़ा, समझे। 30 तब होता जब ये इधर 10 से जा रहा होता, है ना, तो 10 की स्पीड से जा रहा है। अच्छा, तो 10 की स्पीड से कहाँ है ये स्पीड, इसको क्या लग रहा है, ये 10 की स्पीड से कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, खत्म बात, और वो दोनों का कॉमन रिलेटिव फ्रिक्शन होगा। रिलेटिव फ्रिक्शन है वो। पर सर वो दोनों फ्रिक्शन इसी साइड लगेंगे। नहीं, दो फ्रिक्शन कहाँ ऐसे होता है, फ्रिक्शन तो एक ही, आपने वो जो बी का एफपीडी बनाया
हाँ। इसमें जो ऊपर ए वाला फ्रिक्शन है वो बाहर की साइड नहीं लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए वो बाहर की साइड? क्योंकि ए में जो फ्रिक्शन होगा वो ए में अंदर की साइड लगेगा। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, देखो ए जो है हाँ। वो बी को स्लो कर रहा है, अग्रीड, और बी जाना कहाँ चाह रहा है? ए बी को स्लो कर रहा है, तो स्लो करने के लिए उसको इधर ही लगाना पड़ेगा। टेबल टेबल भी तो स्लो कर रहा है बी को, बी जाना चाहता है यहाँ, लेकिन ये दोनों सैंडविच करके उसको बोलते हैं हम नहीं जाने देंगे तुझे, तो दोनों का फोर्स बी पे अपोज लग रहा है। मतलब जो ए का फ्रिक्शन है वो मोशन की डायरेक्शन में है। वाह, से कैसे बोल रहे हो तुम? देखो यही तो बात है, अभी तो ये ड्रॉ किया, ए का फ्रिक्शन बी के ऊपर कहाँ लग रहा है? ए का फ्रिक्शन बी के ऊपर, देखो फ्रिक्शन तो इंटरनल है, तो एक के ऊपर ऐसे लगेगा तो दूसरे के ऊपर आगे भी कैंसल कैंसल करेगा, हाँ। ऐसा है। लेकिन रिलेटिव मोशन है ये, तो ए का बी के ऊपर कहाँ लग रहा है? इधर लग रहा है, और ये उसी बी का ए के ऊपर, अग्रीड। दो अलग अलग ब्लॉक है ना, तुम ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो कि ये जो बी है वो ए को कहाँ ले जाना चाहता है? अपने साथ आगे ले जाना चाहता है, जबकि बी बोल रहा है नहीं मैं नहीं आऊंगा। और सर आपको ऐसा नहीं लगता कि e cos थीटा होना चाहिए, क्योंकि अगर हाइट इतनी दी है, हाइट नहीं, हाइट नहीं, वो तो मतलब ठीक है, मैग्नीफाई हो गया हाँ हाँ, है ऐसे एंगल पर, मतलब छोटे छोटे दो ब्लॉक है जो कि स्ट्रेट, ऐसा स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो तुमने तो एनएलएमई की प्रैक्टिस स्ट्रेट होता नहीं नहीं, तो सर वो उठने लगते हैं। हाँ? अगर वो स्ट्रेट नहीं होता ऐसे होता तो वो नहीं तो भी नहीं उड़ने लगते, तो भी नहीं उड़ने। एक वेलोसिटी चाहिए होगी। हाँ मतलब एक वेलोसिटी के बाद नहीं उड़ते तो वैसे ही नहीं, उड़ते नहीं क्यों हो। है? क्योंकि टेबल फॉर है ना, ये आपकी हम स्ट्रिंग थोड़ी ना फॉर है, पर ये स्ट्रिंग पर भी तो फोर्स लगा से स्ट्रिंग अगर स्ट्रेट सही हो उड़ते नहीं, आप मत फॉर है डॉल ना ठीक है। उड़ते क्यों नहीं, बता, गुड क्वेश्चन है, उड़ते क्यों नहीं? क्योंकि इनका एमजी कहाँ लग रहा है? हाँ ये कुछ काम के चल मतलब आपके एनएलएम में ही गड़बड़ है। एनएलएम की फ्रिक्शन की बातें पता नहीं है, और मैं तुम्हें अभी तो एडवांस फ्रिक्शन की बातें कर रहा था, समझे कि नहीं? आगे, वेरी गुड। बस इक्वेशन थोड़ा सॉल्व किया, हाँ, इक्वेशन सॉल्विंग है। पहले मेरा माइनस में आ रहा था, बाद में मैंने ओमेगा स्क्वायर को माइनस में लिया, जो अंदर एम ए माइनस एम बी डालेगा, हाँ, उसके बाद में एम बी माइनस एम ए, बराबर। तो उससे हो जाएगा माइनस। मेरे केस में फील्ड वाला, और इसमें तो सिंपल है, अब कोई रोल नहीं, आप सिंपल एनएलएम है, ये खत्म हो गया है ना। देखो आपने अगर नोटिस किया है तो इन सारे प्रॉब्लम हम कम कर क्या रहे हैं? एक तो है एन इक्वल टू एम जी, और दूसरा क्या है एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू जो भी बचा कुचा है सेंटर की तरफ। दो ही तो इक्वेशन हम बार बार लगा रहे हैं, इतना ही तो कर रहे हैं हम बार बार। अब आता है, अब 2 मिनट वो पावर एनर्जी का था ये वर्टिकल सर्कल और वेल ऑफ डेप्थ और 5 नहीं वेल ऑफ डेथ, रूट ये तुमने एनएलएम में किया होगा, ये रूट 5 जी का रूट 5 जी है। देखो कैसे रट्टा पावर, देखो क्या बोलता है। और कौन सा रूट है बोलो? रूट 2 जी है, वेरी गुड। और रूट 3 जी नहीं नहीं नहीं, रूट क्वेश्चन रूट 4 जी एल है एक। रूट 4 वो जब उसके बीच में रखते हैं दो रिंग, तो इसके राज आज हम खुलेंगे सारे, क्या रूट है दो रिंग के बीच ऑसिलेशन, वो सब राज आज खुलेंगे। बोलो हृदय, इसमें सर वो ऑसिलेट नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब कुछ ज्यादा है नहीं इसमें,
वो अगर मान लो वो टेढ़ी रोक होती टेढ़ी होती तो फिर थीटा दिया होना चाहिए, थीटा दिया होना चाहिए। हाँ मैं उसका मत निकालो। 90 डिग्री पर इसको लूपिंग का कंडीशन है एक्स के 90 डिग्री पर तो ऑसिलेशन ऑसिलेट में वो बैक एंड फोर्थ होगा ऑसिलेट में सर बैक एंड फोर्थ को ऑसिलेशन में बोल सकते हैं ऑसिलेशन है वो, बट एसएचएम नहीं बोल सकते। एसएचएम आप जब पढ़ोगे अभी तो, है ना। SHM is oscillation, but oscillation is not SHM. बोलो अब ये आपको पता है, ये आप लोग पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत वर्क पावर एनर्जी में। तो इसकी भी ये हाल है कि एक्चुअली ये वर्क पावर एनर्जी से कोई लेना देना, ये सर्कुलर मोशन है, बात खत्म। तो देखो हम इसको बिना वर्क पावर एनर्जी कैसे तोड़ सकते हैं। देखो आप लोग, दो ही इक्वेशन है यहाँ पे। ये तो ठीक है वर्क पावर लिया है आप लोग करते हो, बट चलो देखो ये कैसे किया है। सर्कल में घूम रहा है, अग्रीड, पार्टिकल नीचे से ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक। अब जाएगा तो कोई तो वेलोसिटी होगी उसके पास, तो इसको यू बोलो या वी नॉट बोलो। वी नॉट से ये गोल गोल घूमेगा। अब सारे केसेस यहाँ पे निकल के आते हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मैं तो कहूंगा कि दो ही इक्वेशन है मतलब। तो ये मेरी जो v निकल के आई वो कैसे निकल के आई बताओ आप लोग, क्योंकि अब आपको आता है ये। That's fine because you have learned that, but we will say that v square is equal to u square, agreed कि नहीं? काइनेमेटिक्स ही तो है। और h क्या है? Along this line is h. That's it. If you see this very clearly, then this equation is done. This equation is done. Now, in this equation, all you have to do is find out the h. And you see L minus L cos theta, or you will say L plus L cos theta. देखो जब मैं यहां पर हूं तब मेरी हाइट क्या है? सीधी L, खत्म बात। अच्छा, जब मैं यहां बीच में कहीं पर हूं तो ये क्या होता है? L, ये हाइट कितनी होगी? L cos थीटा। तो L माइनस L cos थीटा इतना बचा, करेक्ट। अच्छा, टॉप पर हूंगा मैं, टॉप पर तो मेरी हाइट कितनी है? खत्म। बीच में कहीं होऊंगा मैं तो लेट अस से यहां से थीटा लिया या यहां से लो, इट डजंट मैटर। आपको तो अब समझ में आ रहा है ना कि L प्लस समथिंग होने वाला है, अग्रीड ना। तो यहां पे नीचे होगा L माइनस L cos थीटा, ऊपर होगा L प्लस L cos थीटा। एक है L, दूसरा है 2L। तो इस इक्वेशन में जैसे ही आप डालोगे फटाक से v निकल के आ जाएगा, चाहे वर्क पावर बोलो चाहे काइनेमेटिक्स बोलो। ठीक है, तो हम काइनेमेटिक्स के रूट से गए तो ये हमारा v निकल के आ गया। इसको इक्वेशन 1 बोलते। नाउ मेक श्योर दैट यू आर फैमिलियर विद दिस इक्वेशन। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, 4 ही इक्वेशन है, पूरा मामला सॉल्व हो जाएगा। 4 इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप नहीं देखा तो उलझ जाते हो। ठीक है, ये इक्वेशन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सर अंडर रूट कैसे आया? तो ये नहीं है, इसको वी स्क्वायर था इसलिए अंडर रूट आया। चाहिए तो वी स्क्वायर ही है हमें, ओके। अच्छा, अब यहां पे ये कंडीशन ली है कि तो mg कहाँ लगता है? हर बार नीचे लगता है। तो इसका एक कंपोनेंट mg साइन थीटा एक स्ट्रिंग के अलोंग ले लो और एक स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ले लो। तो मेरा AT जो है उसको हमने डिफाइन किया है ऐसे, एज पर आवर डेफिनेशन, कि जो टेंजेंशियल होता है उसकी उसी को तो AT बोलते हैं हम, उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं जो सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, नाउ इट डजंट मैटर, द थीटा कैन बी एनीथिंग, फॉर एनी रेफरेंस थीटा वी जस्ट रिजॉल्व दिस। तो
जी साइन थीटा हो गया, और ए एन क्या था मेरा वी स्क्वायर कहां से लिया, यहां से लिया। क्लीन। अब अगर बोलो कि वी मतलब जीरो करना है मुझे, है ना, तो यहां से इस इक्वेशन में वी जीरो डालो, इस इक्वेशन में बोले क्यों करना है वो सब बत खेल करेंगे, खेल वी को जीरो डालो, और वो जीरो को हम जो भी एंगल होगा वो अल्फा बोलेंगे फॉर आवर रेफरेंस, कि जहां पे वी मेरा जीरो हो रहा है तो उसको अल्फा बोलेंगे। तो देखो आप यहां से यहां आते हो कि नहीं, एक बार कर लो, एक ही बार करना है, आराम से आ जाएगा विद इन 4 सेकेंड्स। विद इन 4 सेकंड आना चाहिए। इसको जीरो करोगे, नहीं स्क्वायरिंग की जरूरत ही नहीं, हाँ स्क्वायरिंग कर दो, जीरो का तो जीरो है, -2gl 1 माइनस कॉस थीटा था। अब इस थीटा को तो अल्फा बोलेंगे क्योंकि इसको जीरो किया है, तो हो गया ना। ये याद रखना है आपको, ये इक्वेशन। बोले सर कितने इक्वेशन याद रखे, तो ऐसा रटना नहीं है, ये याद रहेगा ना, ये और ये क्यों याद रहेगा, क्योंकि ये याद था हमें, ये तो याद था, इसलिए ये भी याद रहेगा, तो ये भी याद रहेगा, ऐसा है। तो दूसरा पैटर्न है कि ऐसा दूसरा इक्वेशन आएगा एक, सर वो जो v जीरो हो रहा है, तो मतलब उस पॉइंट पे टेंशन भी जीरो हो रहा है। अरे ये भगवान, बोला मैंने कि टेंशन का कुछ तो ऐसा पूछ रहा हूँ कैसे होगा। नहीं, तो टेंशन, अभी टेंशन का धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ाते हैं। गुड क्वेश्चन, बट डोंट कंक्लूड। अभी तो वी जीरो किया एंड एज पर द इक्वेशन जीरो किया, गुड इनफ। टेंशन तो कहीं मैं वो समझ रहा हूँ, टेंशन जीरो कैसे होगा अगर जब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। टेंशन के लिए देखो, करो अब, अगली अगली स्लाइड में टेंशन आपको ही करना है। अगर वेलोसिटी जीरो है और हाँ। उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा तब टेंशन जीरो होगा, वो गिर जाएगा। तो करेक्ट, ग्रेविटी तो करेक्ट, वेरी गुड। फिजिक्स अच्छा समझते हो विदय। बाकी तो ऐसा है कि सर ना फिजिक्स ना फिजिक्स में कुछ हो रहा है, ना मैथ्स में कुछ हो रहा है। धीरे धीरे होगा, ये 11th है ही ऐसा प्राणी, क्योंकि आप मैथ्स भी तो पढ़ रहे हो, तो ये जो देखो बताऊं आपको, केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट है ना आपका, वो फिजिक्स के ऊपर ओवरलैप होगा। फिजिक्स का जो ट्रिगो है वो यहाँ पे बहुत बार आपको काम आने वाला है, तो चीजें कन्वर्ज होंगी कहीं ना कहीं। ये हो गया। चलो अब टी का मामला निकालते हैं। टी को कैसे बैलेंस करते हो, करो बैलेंस। इस मोमेंट पे, इस फिगर में टी को कैसे बैलेंस करो, t cos theta ओमेगा plus स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर सेंटीमीटर करो ना भाई, बैलेंस करो, इस मोमेंट पे बैलेंस करो। इतने सारे प्रॉब्लम किए, अगर ये बैलेंस नहीं कर पाए तो समझो सारा अपना खेल के था। सामने mg cos वेरी गुड, वेरी गुड। टी के सामने एम जी, mg cos theta पे और tangent के along mg sin theta horizontal टेंजेंट के अलोंग एम जी, sin theta। ये लेकिन हमें तो सिर्फ सेंट्रीपिटल के अलोंग बैलेंस करना है। और सेंट्रीपिटल होगा t माइनस सेंट्रीपिटल को कौन संभाल रहा है बोलो, t प्लस सेंट्रीपिटल को कौन संभालता है, बचा कुचा, बचा कुचा कौन है, टेंशन माइनस mg cos टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा, करेक्ट है। तो इन दोनों को क्या लिखोगे आप लोग, एम वी स्क्वायर बाय आर लिखोगे कि नहीं, t माइनस mg cos theta। लिखोगे कि नहीं, यही तो करते हैं हम लोग। टी इधर,
बोले mg तो सर हमेशा कभी ऊपर भी लगता है कभी नीचे भी लगता है। तो इतना कर लिया हमने कि mg भी ऊपर लगाने लगे, mg तो नीचे ही लगेगा, तो mg का ये कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा होगा। तो ये बाहर ये अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू, बोलो क्या लिखूं, mv स्क्वायर बाय एल। वेरी गुड। तो हो गया कि नहीं काम। अब ये इक्वेशन अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए तो मतलब है कि इतने सारे हमने एग्जांपल जो किए, सर एक डाउट है बोलो यहाँ पे सबको, बोलो कलेक्टिव डाउट है, मैं पूछ रही हूँ। पूछो पूछो। तो हमें cos अल्फा कैसे आया? चलो हृदय तुम समझाओ। तो पूछ रहा है। मैंने नहीं पूछा। वो बेटर, मेरे से बेटर वो समझा पाएगा, इसलिए उसको बोल रहा हूँ। वो एक बार ही समझाएगा। चलो मैं ही समझा देता हूँ। यहाँ कुछ नहीं है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में अगर मैं v को 0 रखूं तो v को 0 एक, मतलब v को 0 एक कंडीशन है, तो उस कंडीशन के लिए मैंने थीटा को अल्फा बोल दिया, क्योंकि वो कंडीशन स्पेसिफिक है ना। कौन सी कंडीशन है वो, बोलो। v इक्वल टू 0। तो मेरा उस एंगल को मैं एक पर्टिकुलर नाम देना चाहूंगा कि नहीं, थीटा तो जनरल नाम है, लेकिन वो थीटा जहां पे v 0 है तो उसको क्या नाम अल्फा नहीं बोलना चाहिए। तो अल्फा बोलते ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये v मेरा 0 है। गुड क्वेश्चन। बोलो। टी का कॉस कंपोनेंट यहाँ पे एनर्जी को बैलेंस नहीं करता, t का कॉस कंपोनेंट टेंशन करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, करेगा। तो पर उससे मिलेगा क्या, दिस इज अ गुड थिंग, यू से t cos थीटा इक्वल टू mg, but what are we gaining out of that? This is a good thinking where, see, now we are trying to analyze the vertical motion. So in motion we have this v already, so we want to see how we can analyze this motion. So motion analysis में आपने देखा होगा कि v mv स्क्वायर बाय r रोल प्ले करता है जब भी कभी सर्कल होता है। तो लेट वी सी what is it that handles this mv square by r. So therefore I say t and mg cos theta, these are handling mv square by r. Agreed है ना। तो इसलिए ऐसा किया है। अब आप देखो कि इसको अब तुम्हारा टी वाला जो क्वेश्चन था वो अब आता है। अब इसको एक्सपांड करो बैठे बैठे। सुनो हाँ, तो यहाँ पे mg को यहाँ डाल दो पहले, और v की जगह क्या लिखोगे, v स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि नहीं, v स्क्वायर जी का ये लिखेंगे। तो लिखो फिर क्या आता है देखो। अरे क्यों, मैंने बोला 0 होगा तब टेंशन 0 होगा। पहले टेंशन क्या है वो तो निकालेंगे, फिर जीरो की बात कर सकते हैं ना हम। बेटा टेंशन क्या है वो तो पता होना चाहिए हमें। सर एक छोटा सा डाउट है, बोलो बोलो। कंजर्वेशन ऑफ मतलब मैकेनिकल एनर्जी कैसे डिस्क्राइब करते हो? मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि जो मूव हो रहा है, जो दिख रहा है पार्टिकल, वो मैकेनिकल है। तो कंजर्वेशन का मतलब है कि एनर्जी आपको पता ही है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सेम हो। जो दिखती है, काइनेटिक दिखती है आंखों से और पोटेंशियल भी दिखती है। तो हमने पोटेंशियल डिफाइन किया है mgh। तो वी से दैट फॉर अ गिवन मोमेंट if there is mgh, let it be, plus if there is velocity I say 1/2 mv square. These two now at any instant wherever the particle go will never annihilate. ये उसके पास रहने ही वाली है, ये कभी चेंज नहीं होने वाली। जब वो नीचे फाइनल पोजीशन मतलब से ग्राउंड पे और रेस्ट पे होता है। अच्छा अब ये जो mgh था
उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, अगर नीचे आ गया तो mgh जीरो हो गया, लेकिन वो mgh कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। बोले सर काइनेटिक, वो तो नीचे टकरा गया, वो तो जीरो हो गई, फिर आप कैसे कह सकते हो? तो वो जीरो नहीं हुई है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनका वेहीमेंट उसमें चली जाती है, और वो हम मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा बहुत देखेंगे, थोड़ा बहुत, तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा आएगा, करेक्ट है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। नहीं ऐसा हो जाएगा m into v naught square minus 2gl plus 3gl ऐसा कुछ open 3gl minus GL into 2 plus 2 cos theta minus cos देखो ना, एल को रिमूव होता है, कहाँ का एल रिमूव होता है? यहाँ तो रहेगा एल, l सब जहां रिमूव हो रहा है वहां एल निकाल दो, क्योंकि यहां सारा रिमूव हो रहा है, यहां तो हो रहा है रिमूव। देखो थोड़ा सा क्लीन दिखाई देगा आपको, चलो दिखाता हूं मैं। कितना टाइम है अभी? आधा घंटा। 10:30 बजे तक का है हमारा। तो देखो ये आएगा आपका, थोड़ा सा क्लीन वर्जन है ये, आ गया ना? अब ये टेंशन है बेटा तुम्हारा, ये इक्वेशन नंबर 3 बोलो। अब देखो यहाँ पे कि ये टेंशन किसके साथ वेरी कर रहा है एज पर द इक्वेशन? मैस मास वेरी नहीं करेगा। v naught square V naught is a given quantity, L is also given quantity, cos theta G is also given quantity, theta. So that means for a given jerk everything is decided by theta, और थीटा का मतलब है, थीटा अगर इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा, और हम बॉटम से शुरू कर रहे हैं तो थीटा तो इंक्रीज हो रहा है हम हर बार, थीटा तो इसका मतलब है कॉस थीटा हर बार डिक्रीज हो रहा है। तो भाई साहब मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी इसकी? नहीं नहीं नहीं, मिनिमम कॉस थीटा क्या होता है? -1 होता है, 180 डिग्री। तो 180 पे देखो इसका ये स्लोप है, वो 180 पे माइनस मिनिमम आ गया, मतलब मुझे पता है अब, नाउ आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि टी मिनिमम कहाँ होता है? कहाँ मतलब? टॉप पर। नाउ आई कैन से कि टी मिनिमम इज ऑलवेज ऑन द टॉप। आई नो व्हाई आई नो, बिकॉज आई हैव बैलेंस्ड। नाउ आई नो फ्रॉम दिस इक्वेशन। अग्रीड? अदरवाइज आई विल नेवर नो। कहाँ पे? -3 तो तुमने यहाँ गड़बड़ किया है, ये जो इक्वेशन है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? तो फिर भी बाहर माइनस 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 प्लस ही होगा वो तो। हाँ जाओ पानी पर। ये जो टॉपिक है ना, इसमें से एक सवाल तो जेई में एक मिनिमम सवाल डालेगा। ये जेई का फेवरेट टॉपिक, हर साल एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता है। तो उसका देखेंगे, लेकिन नाउ यू नो कि उसका क्या करना है। थीटा वहां से भी कई बार टॉप से भी मेजर करते हैं, बट हमें पता है अब हाइट कितनी है, वी नो हाइट। आगे बढ़े। अब इस इक्वेशन में T0 पुट करो तो आ गया ये। तो ये जो डेंजर कंडीशन है, ये दो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4, जहां पे V0 होता है एक बार मतलब ये इक्वेशन में T0, और कैसे याद रखोगे? यहाँ पे नीचे क्या आ रहा था? 3gl, वहां पे 2gl है, एक ही बात है।
है ना। 3GL टेंशन के लिए आ रहा है। बस ये 4 ही इक्वेशन है, स्टेप बाय स्टेप कर लेना हर बार। अब इसका देखो डायनेमिक्स देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं। T0 पुट किया। अब देखो इसको लूपिंग मतलब कंप्लीट सर्कल कब कर सकता है वो। अब एक केसेस आ रहे हैं ना, तो ये पहला केस है। लूपिंग मतलब ये भाई साहब, ये बंदा यहां से अगर जाएगा तो पूरा कब घूमेगा। तो उसको वर्टिकली अपवर्ड पहुंचना है, हाँ, उसके बाद तो ग्रेविटी उसको कैरी करके नीचे देगी। अग्रीड, अग्रीड, अग्रीड। सुनो, तो तुम क्या कह रहे हो कि देखो यहां पे ये कंडीशन समझना इंपॉर्टेंट है। पूरा सर्कल अगर इसको घूमना है, ये कब घूम सकता है बोलो ब्रो। हाँ, और कोई जैसे आधा डिस्टेंस कवर करना है, बाद में तो वो खुद का उसे चीज तो लग ही रहा है खर्चा करते, तो फिर चीज के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, उससे नहीं होता जाएगा। मतलब थोड़ा ज्यादा सुन, पहली बात, एक बात है कि मुझे पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। क्या कहीं मेरी बीच में वेलोसिटी 0 होगी तो चलेगा? तुरंत हम लोग चलेगा। हाँ, स्ट्रिंग सेलेक्ट करके नीचे आ जाएगी वो। और कुछ मतलब V0 होगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। क्यों? उसका वजह आप लोग ठीक से नहीं बता पा रहे हो, लेकिन V अगर 0 हो गया तो भाई साहब V0 है, इसका मतलब है mv²/r, यही तो सर्कल है। तो सेंट्रीपिटल नहीं बचा तो सर्कल क्यों बचा? नाउ देयर मे बी टेंशन, हु नोज, देयर मे बी टेंशन बिकॉज ग्रेविटी ऑल्सो एक्ट्स इन समटाइम्स, है ना। तो देयर मे बी टेंशन, बट फॉर श्योर it will not be a circle. So for sure I know V cannot be 0 anywhere, है ना। तो ये कंडीशन हमारी, इसका मतलब है कि टेंशन और मिनिमम टेंशन कहां पर होना चाहिए, देखो यहाँ पे। अब देखो V तो 0 नहीं होनी चाहिए, वो तो हमें पता है। अच्छा, अब टेंशन जो है टॉप पे चलेगा कि नहीं, इक्वल टू 0 कर दूं तो? कंप्लीट करने का नहीं चाहिए। इक्वल टू 0 कर दूं मैं टॉप पे, क्यों नहीं चलेगा? नहीं, तो इक्वल टू का साइन तो चलेगा ही ना, क्योंकि फिर ग्रेविटी के कारण वो वापस अपने ओरिजिनल नहीं, वो सर्कल कंप्लीट सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन है। उस टाइम पे सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। सुनो, अब सुनो, V तो 0 नहीं है कहीं पर भी। अब देखो टॉप पे T मिनिमम होता है, बोले T मिनिमम है तो मुझे ये झंझट क्या है कि मुझे इतनी वेलोसिटी देनी है कि ये पूरा सर्कल मिनिमम वेलोसिटी। तो अब एक तो कंडीशन मैंने देख ली, अब दूसरी कंडीशन है कि जो टेंशन है वो मिनिमम करूंगा तो चलेगा कि नहीं। अच्छा, तो मिनिमम कितना हो सकता है? क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे टॉप पे mg तो लग रहा है उसे, सेंट्रीपिटल mg प्रोवाइड कर देगा, और इस पॉइंट पे भी मैंने तो कहा v इज नॉट 0, सो एट दैट मोमेंट वो तो ऐसे भी नीचे आगे आ जाएगा, बिकॉज देयर इज नो v, आई मीन देयर इज v। तो थोड़ा सा आगे आ गया तो अब तो वो सर्कल कंप्लीट करने ही वाला है, क्योंकि अब mg उसे नीचे खींच रहा है ना। अब तो mg नीचे लग रहा है तो अपने आप टेंशन पकड़ लेगा स्ट्रिंग, क्योंकि उसके पास v था ना। ये कंडीशन समझना ही सबसे मुश्किल काम है, ये जो जो टॉप है वो उसको 0 कर सकते हैं। हाँ, हाँ क्यों? क्योंकि ये देखो, ये
देखो ये दोनों है, प्लस हो रहा है, तो आई कैन से यार लेट इट गो, हु केयर्स, बिकॉज mg इज देयर टू टेक केयर ऑफ mv स्क्वायर, और v तो जीरो नहीं है हमारी, v तो हमने बोला कि जीरो नहीं होनी चाहिए, तो यहां से मुझे टॉप की v मिली कि नहीं, यहां से देखो, यहां से v टॉप क्या मिला मुझे इन फ्रॉम दिस, मिल गया v टॉप, है ना। अब लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन, या आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh लगाओगे तो सीधा ये जो है वो निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, बोलो जी जीशा, ये कहां से आया, 2g 5gl कैसे आया, स्क्वायर करेंगे तुम्हारा ध्यान नहीं था उस वक्त, 5gl कैसे आया, क्योंकि वो 2 आवर डिस्टेंस 180 डिग्री थीटा 180 डिग्री हुआ यहाँ से यहाँ तक, हाँ ऊपर एकदम वैसे ही। हाँ। 2 आवर डिस्टेंस हाँ। टॉप पे तो हाँ और टॉप पे उससे तो ज़्यादा चाहिए हाइट भी हमें। उसका 2 आवर है तो अगर हम लोग थीटा को 180 डिग्री रखना है डिस्टेंस को ऐसे 2 आर रख सकते हैं, तो क्या है? नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे आपको gl भी तो रखना है टॉप पे, तो वो कौन सी वेलोसिटी है इस इक्वेशन में, वो कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे gl आएगा। वैसे भी अगर हाइट देखा तो 2 आवर हाइट 2gh मतलब 2h 2l बोल दो, 2l बोल दो, तो h2l रखोगे तो मेरा u स्क्वायर आ जाएगा, तो मेक श्योर दैट बिकॉज दिस इज इनइक्वालिटी, दिस इज इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब इससे इतनी तो चाहिए ही। हो गया, केस 1 कंप्लीट हो गया, √5gl मिनिमम हो दोगे तो अब वो सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ताकि उसकी जो एनर्जी टॉप पे जो टेंशन में बिगड़ेगी नहीं, जरूरत नहीं टेंशन की वहां पे। अच्छा, अब v तो है, लेकिन क्या बीच में कभी टेंशन जीरो हो सकता है, v तो कभी जीरो हो नहीं सकता, वो तो खेल ही खत्म कर देगा, लेकिन क्या बीच में कहीं टेंशन जीरो हो सकता है, अगर u कम होगा √5r तो होगा डायनामोलिक पार्टिकल। बताओ अब क्या करोगे, ये सवाल को क्रैक करने के लिए क्या करोगे, डायग्राम बना लेते हैं, तो नीचे mg लगेगा, अब mg का एक दो कंपोनेंट होगा, एक sin थीटा ऐसे होगा और एक cos थीटा जो टेंशन को अपोज करेगा, उसके साथ कभी नहीं होगा उसको ग्रेफाइट। तो जब भी आप टेंशन को जीरो करोगे ना, उसको बैलेंस करने के लिए हाफ सर्कल में कोई नहीं होगा, तो उस एपेक्स पॉइंट के अलावा पूरा सर्कल सिर्फ टेंशन ही संभालता है, मतलब वो जीरो हुआ तो सर्कल मोशन पर बन गया। अगर इस वाली वेलोसिटी से कम वेलोसिटी भी मतलब 5gl से तो टेंशन जीरो हो सकती है, क्यों, क्योंकि उसे उतनी वेलोसिटी मिली नहीं तो वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाए, तो वो आधे से भी कम सर्कल कंप्लीट करने से पहले ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसकी टेंशन जीरो हो जाएगी। लेटस से मैं उसको √1.5gl देता हूँ, तो टेंशन जीरो होगा, 1.5 अंडर 1.5 तुमने बोला कि लेस देन √5gl देंगे तो टेंशन जीरो हो जाएगा, योर लॉजिक इज करेक्ट, आई अग्रीड, बट योर लॉजिक में थोड़ा सा फ्लॉ है, तो मैंने √1.5gl दे दिया, वो 90 डिग्री भी नहीं कंप्लीट कर पाएगा, वो 90 डिग्री करने से पहले ही नीचे आ जाएगा। क्यों? All क्यों? oscillate करेगा। क्यों, क्योंकि अगर उसे 90 डिग्री कंप्लीट करना है उसे मिनिमम तो वो कौन सा इक्वेशन डिसाइड करता है, दैट्स व्हाट आई एम आफ्टर, यही वाला हाँ? सुनो अब देखो यहाँ पे टेंशन जीरो का मतलब है ये इक्वेशन, टेंशन जीरो का मतलब है ये इक्वेशन,
सो दिस इक्वेशन विल डिसाइड कि बिकॉज ये इक्वेशन आया कहां से, टेंशन जीरो डाल के आया है कि नहीं। तो अब यहां पे देखो, मैं टेंशन जीरो का मतलब यहां पे कौन सी v जीरो डालूंगा तो मेरी टेंशन जीरो आएगी, कॉस फाई निकल के आएगा कि नहीं यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे पता है कि रूट जीएल पर, रूट फाई जीएल पर तो वो जा ही रहा है, सर्कल कंप्लीट कर ही रहा है, तो मैं रूट फाई जीएल तो नहीं डाल सकता, तो उससे कम डालूंगा। तो उससे कम कितनी डालूंगा, तो रूट टू जीएल मुझे पता है कि हाफ ऑसिलेट कर रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि चलो ये पहले ये केस टू कर लो कि ये रूट टू जीएल आपको पता जो था कि यहाँ पे ये ऑसिलेट कर रहा है, 90 डिग्री पहुंच जा रहा है। वो कैसे आया, आई होप यू नो दिस केस, ये तो आसान है। अच्छा, तो ये रूट जीएल अब पता है, तो अब मुझे पता है कि रूट जीएल और फाई जीएल बीच में वाला वो पूरा सर्कल इसके बीच में अगर मैं वेलोसिटी डाली तो इक्वेशन नंबर 4 मुझे टेंशन जीरो दे देगा, क्योंकि वो इक्वेशन नंबर 4 ही से तो आया है। सो दिस इज ऑल इट इज। नाउ इफ इट इज, और इक्वेशन नंबर 4 से वो वेलोसिटी डालोगे ना आप, तो आपका थीटा जो है, जो फाई जो था, वो 90 और 180 के बीच कहीं पे आएगा, बिकॉज दैट इज द इक्वेशन, दैट इक्वेशन सेज ये आप वेलोसिटी डालोगे तो वहां से फाई निकल के आएगा, तो दैट फाई इज ऑलवेज इन बिटवीन दिस। देयरफॉर वी से अगर टेंशन जीरो होना है तो वो इस वेलोसिटी में होगा, और वो 180 का केस में नहीं लेंगे। 180 का क्लास नहीं लेंगे, इन बिटवीन 90 to 180, that is dictated by equation number 4. Agreed? तो इसीलिए ये इक्वेशन नंबर 4 से ये एक केस याद रखो कि ये पूछते हैं बार बार। तो यहाँ पे आपका फाइव ये माइनस शायद 132 डिग्री है, ये माइनस 2/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 132 डिग्री। नहीं, ये जो एंगल है ना, ये 132 डिग्री है। माइनस है तो ऑलरेडी 132 चला गया ना वो। सेकंड क्वाड्रेंट में वो स्लैक होगा, और जैसे ही स्लैक हो गया फिर तो आप, अब यहाँ पे आपका जो स्लैक टेंशन स्लैक हो गया तो अब नहीं सर्कल का कंप्लीट कर पाएगा वो, है ना। हाँ, क्यों बोले यहाँ कर नहीं पा रहा है, यहाँ एमजी नहीं संभाल पा रहा है उसको, है, समझ रहे बात को। बोलो। चंदन सर ने भी करवाया हाँ, तो +2/3 आ रहा है। +2/3, अच्छा तो +2/3 है तो यहाँ से मेजर किया है तुमने। अच्छा, +2/3 देखेंगे हम तो, अभी तो हाँ हाँ हाँ, वो केस भी है, वो भी दिखा रहा हूँ मैं, सब कुछ ले लिया इसमें। अब देखो ये जो कंडीशन, सारी कंडीशन आपको समझ में आ रही है ना थोड़ी बहुत। तो देखो ये नंबर लाइन पे लगा दो, ये ऑसिलेट करता है यहाँ तक, और 4GL पे पहली बार टी फर्स्ट 0 हो जाता है अगर, और यहाँ से यहाँ ये आगे लूप हो जाएगा, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, √5GL से ज्यादा दोगे। अब ये 4GL क्यों लिए, ये 4GL कहाँ से आई बताओ।
अगर 4GL आई कहाँ से? पहले तो t minus mg cos theta देखो ठीक नहीं, पहला तो ये इक्वेशन लगाओ, इसमें h को हम लोग 2r लेंगे तो एग्जैक्ट हाफ पे आ जाएगा। h को अगर 2r लिया तो टॉप पे आएगा, तो टॉप पे वेलोसिटी क्या निकल रही है केनित? बेटा थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा करो, ऐसे सिर्फ मुस्कुराते रहोगे तो 1.5 घंटे के लेक्चर होते हैं, है ना, 10 दिन में वहां कहीं के कहीं छूट जाओगे तुम। यू हैव टू ट्राई, फोकस एंड डू, otherwise time is very precious. So now tell me, what is this 4GL? What the heck is all about this 4GL? So, and I'm giving you the clue to calculate. Let us say 4GL is the initial velocity, है ना, √4GL, तो यूज कर क्या आएगा मेरा 4GL, और 2GH क्या था मेरा? लेट अस से इस H को मैं 2L डालता हूं, तो -2G इंटू 2L क्या आ रहा है? ये 0 हो रहा है। मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दैट मीन? वेलोसिटी एट द टॉप इज 0। तो 4GL एक ऐसी कंडीशन है जहां पे वेलोसिटी एट द टॉप 0 हो जाएगी। अब देखो, मेरा जो स्ट्रिंग कंडीशन था उसमें मैंने कहा वेलोसिटी 0 नहीं चलेगी, है ना। हाँ, लेकिन अगर रॉड है मेरे पास, रॉड है, तो वहां पे वेलोसिटी 0 चलेगी कि नहीं? क्योंकि उसको तो कोई स्लैक नहीं करने वाला है, वो रहने वाला है। तो ये दो कंडीशन के लिए हमें 4GL नहीं चलेगा। जैसे एक ऐसा स्मूथ है जहां पे आप ये स्ट्रिंग नहीं है, बॉल को गोल गोल घुमा रहे हो, तो यहाँ पे अगर V 0 हो गया तो आगे जाएगा ही नहीं, वो तो धड़ाम से नीचे, क्योंकि नॉर्मल उसे खींच नहीं सकता। तो दो कंडीशन है, स्ट्रिंग में और ये स्मूथ ट्रैक में आपको 4GL नहीं चलेगा। लेकिन अगर बीड है, जैसे एक बीड है, मतलब वायर पे बीड डाल दिया है और इसको मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, तो इसके लिए 4GL मिनिमम चलेगा, क्योंकि उसे नॉर्मल पकड़ रखा है ना उसको। बीड का मतलब क्या है? नॉर्मल पकड़ रखेगा उसको, नीचे नहीं गिरने देगा, तो उसको चलेगा। फिर उसको तो क्या है, मिनिमम है। 5GL हमारे स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग और स्मूथ ट्रैक के लिए। हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट गिर गया तो नहीं चलेगा। 4GL में रॉड है, बीड है, रॉड है, बीड है, ये जो इसमें 4GL चलेगा मिनिमम। और मैंने डिराइव भी करके दिखा दिया क्यों चलेगा। देखो टॉप पे उसका V 0 आ रहा है 4GL से, तो ये कंडीशन देखो, अब ध्यान रखो, ये सारा इसमें आ गया है। और ये देखो, जब लूप कंप्लीट होता है ना, तो ये हर बार ट्रू होता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा कंडीशन दे रखा है आपने। T bottom को हम लोग T plus mg ले लेंगे और T top को T minus mg। अच्छा ओके, टी बॉटम में क्या होता है? करेक्ट है, T प्लस है, सेंट्रीपिटल क्या है? और यहाँ पे T माइनस करो। हाँ, यहाँ समझ रहे ना बात को, तो ऐसा, तो ये हमेशा ट्रू है। ठीक है, ये सारे मेन पॉइंट्स है आपका सर्कुलर मोशन। अब एक एग्जांपल है, देखो आपको कितना समझ में आया है। पहले और एक कंडीशन देखो कि स्मूथ ट्रैक हो तो ये चाहिए, अगर बीड है या ऐसा कुछ है तो भी 4GL चलेगा, रॉड है तो भी 4GL चलेगा, है ना। तो ये दो केस याद रखने हैं। और जो ऊपर से अगर मैंने फेंका है ऊपर से स्मूथ, तो वो प्रॉब्लम बाद में करेंगे हम। ठीक है, अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं। जो तुम्हारा +2/3 आ रहा था ना,
उसका मतलब कहाँ, उसका क्या मतलब होता है, नॉर्मल जीरो करना हो। कब फेंका जाएगा वो ट्रैक से, जब नॉर्मल जीरो कर दोगे। तो नॉर्मल जीरो करने से वो कंडीशन आती थी। यहाँ पे हमने टेंशन जीरो किया था, वो टू कंडीशन आई ना, वो वहां पे नॉर्मल जीरो करें। हो गया, करो चलो ये सम करो, देखो कितना आता है आप लोगों को बिना सॉल्यूशन देखे। यू दिया है, कहीं पर जा रहा है वापस। हाँ, इसको मत देखो, आप पहले प्रॉब्लम को पढ़ो। एनसीईआरटी का है ये, एक्सट्रीम पे। डिस्टेंस मतलब यहाँ पे आप लोगों को, अगर मैं वही बता दूं तो सॉल्यूशन आर्क लेंथ है वो। और साइकिल के लिए आर्क लेंथ क्या होती है? नहीं, दिखा देखो, मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये अगर यहां से गिनोगे तो यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया 4। ये क्योंकि ये 60 है, आर्क अगर 60 लोगे तो 4 करो, देखो आप वो प्रॉब्लम सब मेरा जो वेलोसिटी वो 5 रूट 10 आ रहा है, सॉरी रूट 500 आ रहा है। 10 रूट 500। अप्रोक्सीमेट है ये। इसको थोड़ा समझो, ये मेन है ना। 200 पाई पर कंडीशन दे रखी है आपको, मतलब ये दिया हुआ, ये इस यही तो बेस है, यहां से शुरू करो। मैक्सिमम कब लगता है टेंशन? प्लस में होगा तब, तो बॉटम में लगेगा मैक्सिमम टेंशन। उसको मीटर में लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर से फिर एच एनर्जी कंजर्वेशन टोटल हाँ? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, वो लगाओ, या तो अपना ये फॉर्मूला है बेसिक, यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वही तो फॉर्मूला है। क्योंकि अब आपके पास ये तो आ ही गया है इस कंडीशन से। एल को नहीं नहीं नहीं, एल तो आर है तुम्हारा, एल ही तो आर है तुम्हारा। यू 10 रूट 5 आ रहा है, यू अंडर रूट जी एल आ रहा है, मतलब ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। उसको जीएल ही रखो ना अभी, क्योंकि ये जीएल यहां पर भी तो है, तो थीटा मिलना चाहिए हमें एक्सट्रीम पर। मैक्सिमम डिस्टेंस हम लोग L is equal to R theta से निकालेंगे। यस यस, तो उससे मेरा पाई बाय 6 आया। नहीं 4 π/3। एल कितना है तुम्हारा? L तो 50 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में लिया, तो आधा मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर, और π/3 पाई बाय सबसे पहले तो R पाई बाय 6 π/6 और मल्टीप्लाई 4। 4 पाई 3 होता है सर, 4 पाई 3 होता है 60 मतलब π/3 लिया ना। तो हाफ इनटू पाई बाय 3 पाई बाय 6 અને એક ઓસ્સિલેશન માં 4 क्या मल्टीप्लाई करे અરે કેમ કે r is equals to L equals to r theta અને r શું છે 1/2 મીટર r 1/2 મીટર છે ને 50 सेंटीमीटर કેટલા આવે આ તો એક તો 1/2 મીટર है 50 सेंटीमीटर is 1/2 मीटर हां चलो तो r
का मतलब पाई बाय 6 અને એક ઓસિલેશન માં 1 2 4 तो 2 by 3 થઈ 4 4 से मल्टीप्लाई तो कितना आ रहा है 2 बाय 2 पाई बाई 3 4 पाई बाय 6 2 पाई बाय 3 अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 2.1 देखो थोड़ा सा निकालो बेटा ये करना पड़ थोड़ा थोड़ा कर लो 2.0933 ओके मतलब 2.1 इज करेक्ट तो 2/3.6 होता है वो भी ऐसे भी ठीक है चलो करने का मतलब है कि इन लोगों ने एक्सट्रीम पोजीशन यहां से आई है कंडीशन ये दी थी और ये कंडीशन बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होता है क्योंकि mg यहाँ प्लस हो जाएगा अग्रीड तो ये नहीं समझे आप लोग तो ये सब कुछ है ना बेटर फोर्स यूज करते तो सिर्फ mg बचेगा हाँ नहीं t इक्वल टू प्लस हो जाएगा mv² प्लस mg तो ही तो मैक्सिमम होगा टेंशन बॉटम पे मैक्सिमम होगा नहीं तो थोड़ा सा थीटा होगा तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाता है mg हो जाएगा हाँ उसी से हाँ और फिर नीचे mg लग रहा है नीचे mg लगा 2mg हाँ नेट सेंटर की तरफ खींच रहा है mg करेक्ट वैसे किया यहाँ ही से तो ये एक्सट्रीम कंडीशन निकल के आई हमारी एक्सट्रीम कंडीशन मतलब यू ही तो डिसाइड करेगा कहां तक जा रहा हूं मैं अगर 5GL आता अगर ये 5GL आता तो एक्सट्रीम कंडीशन क्या आती टॉप पर पहुंच जाता हूं है ना तो ये UGL ने डिसाइड किया कि ठीक है भाई 30-60 डिग्री अगर एक्सेलरेशन बॉटम पॉइंट पे चाहिए हाँ क्यों पता है कि रूट जीएल है तो वो एक था ना कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv by dl लगा ले एक्सेलरेशन तो यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एज्यूम होता है कि सिर्फ और सिर्फ g है क्योंकि mg is equals to m into a हाँ बट अगर वो तो क्योंकि v जो है ना एक बार देखो v एक बार जो मिल गई वो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहेगी तो v कांस्टेंट है तो मतलब क्या हुआ कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हाँ जो भी है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा वो किससे आएगा g से आएगा अगर g सेंटर पे है मतलब यहाँ पे है तो यहाँ तो g का कोई कंपोनेंट ही नहीं है तो वहां पे टेंजेंशियल नहीं होगा हाँ लेकिन अगर टेढ़ा है तो g का साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा 2 by 3 अगर डिफरेंशिएट करके भी देखें हाँ उससे क्या तब भी g ही आ रहा है तभी जी आ रहा है वेल डन पर डिफरेंशिएट करना ही क्यों है कि तो तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्यों डिफरेंशिएट करो मैंने बस जस्ट सोचा कि वो डिफरेंशियल फार्मूला था टेंशन एट एक्सट्रीम पॉइंट मतलब वो मैक्सिमम जो अपना मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट मतलब यू डिसाइड करेगा और यू डिसाइड यहाँ उल्टा हमें मैक्सिमम टेंशन से हमें यू मिला तो यू ही तो डिसाइड करेगा देखो कि कहां तक जा रहा हूं मैं और ये फॉर्मूला पहले ही दिखा v² इक्वल टू u² माइनस 2gh ठीक है बोले सर क्या बात कर रहे हो कहाँ v² u² नहीं दिख रहा है कुछ नहीं दिख वो तो आ गया मेरा थीटा भी निकल गया हाँ थीटा के बाद कुछ पता नहीं चला क्या करूंगा सर थीटा निकल अच्छा थीटा के बाद नहीं पता तो पूछो ना मैं सोच रही थी मैं क्या करूं ऐसे मंद मंद मुस्का के थोड़ी पता चलेगा मुझे कि क्या टेंशन लोएस्ट एक्सट्रीम एक्सट्रीम पे टेंशन लोएस्ट होगा करेक्ट क्योंकि थीटा मैक्सिमम तो कॉस थीटा मिनिमम टेंशन लोएस्ट एक बार जब वो ऑसिलेट कर रहा है तो उससे बोल बोलो बोलो एक बार जो ऑसिलेट कर रहा है उसमें 104.8 सेंटीमीटर से ऑसिलेट कर रहा है एक बार एक बार में अगर हमें थीटा पता है और आर भी पता है तो थीटा इनटू आर इज इक्वल टू कर, एक बार में तो करेक्ट है तुम्हारा राइट है तो एक बार में ये आया दूसरी बार में भी उतना आया तीसरी बार उतना गया चौथी बार इतना आया तभी एक साइकिल हो गई ना तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया और सर हम फिजिकली देखें तो हमेशा mg लग रहा होता है तो धीरे धीरे वो मीन पे आ जाता है
हाँ हर एक बार जितनी बार ऑसिलेट करेगा वो डिस्टेंस कम होता जाएगा। वो तो करेक्ट है, लेकिन हम ऐसा एस्टिमेट नहीं करते कि आइडियली वो कर ही रहा है। कर ही रहे हैं। ठीक है जी, समझ में आया ना, 4L थीटा किया है। ये देखो ये क्या होता है, ये S इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो या तो इसको ये अगर S माने तो टोटल S क्या होगा, 2 बार करेगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो, या तो इतना लो तो मल्टीप्लाई बाय 4 करो। मतलब एक बार एक्सट्रीम पे गया, सेंटर पे, एक्सट्रीम पे, सेंटर पे, तो भी साइकिल क्लियर हुई ना, तो इसलिए 4 किया है यहाँ। वो समझ आएगा। फिर आर की वैल्यू रखी उन लोगों ने हाफ क्योंकि दी हुई है। मीटर में रखी है। मीटर भी तो चाहिए, और क्या करेंगे। आपका क्लास खत्म हो गया? हाँ तो एक बार वो बी और सी पार्ट दिखाइए। एक मिनट, कौन सा वाला? बी और सी हो गया। अच्छा ठीक है, ये तो हमने दिखाया ही नहीं, बाद में करेंगे ये। मैं ठीक है,